धन्यवाद मैडम। पंचासी इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, इस महाविद्यालय के कर्मयोगी प्राचार्य प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी, सीएसएन कॉलेज हरदोई के प्राचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र सिंह जी और पीयूष मिश्रा जी, अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और पीयूष पुष्पक जी, और राजनीति शास्त्र विज्ञान जो कुछ भी आप कहें उसके आज कह सकते हैं सबसे बड़े हस्ताक्षर के तौर पर पूरे विश्व में ख्याति लब्ध परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत मैं अपने तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गौरवशाली महाविद्यालय में इस सेमिनार में मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। और विषय बड़ा हमारे बीच में इस महाविद्यालय के पूर्व शिक्षक और वर्तमान में सीएसएन वर्तमान में गोला के प्राचार्य प्रोफेसर पंकज सिंह जी भी हैं, इनका भी स्वागत है। ये बड़ा ही सुखद संयोग है कि जो विषय रखा गया है इस सेमिनार हेतु और इसकी जो टाइमिंग है वो यह है कि मृगशिरा नक्षत्र, वर्तमान में मृगशिरा नक्षत्र टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और गीता रहस्य में जैसा कि तिलक ने कोट किया है, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं नक्षत्रों में मृगशिरा हूं। और अमूमन ये सभी बात जानते हैं, लेकिन ये 2 चीजें इसमें जरूर मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक भाषा, एक स्थान और एक सामान्य धर्म की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वह वास्तविक रूप में हो चाहे काल्पनिक रूप में हो, अपने उपज को, अपने जन्म को वहां से जोड़ें। अगर इस संदर्भ में देखें तो तिलक का जो राष्ट्रवाद है वह हमको पश्चिम के राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रवाद है वह अर्जित राष्ट्रवाद है और जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है वह आरोपित राष्ट्रवाद है। So this is the main distinction between these 2 kind of nationalism, अर्जित and आरोपित। और यहीं से हम भारतीय राष्ट्रवाद की पूरी परिकल्पना और संकल्पना को अगर देखने का और ढूंढने का प्रयास करें तो शायद उत्तर हमें बहुत ही बेहतर तरीके से मिल सकता है। तो यह राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है और जो एक सामान्य धर्म की बात है, लेकिन जो बहुधा प्रचलित जो अर्थ है धर्म को लेकर हिंदू और मुस्लिम, ना, ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं। अलग बात है कि तिलक ने हिंदू धर्म के उत्थान की बात की है, लेकिन उनके धर्म का आशय कहीं न कहीं उस सनातन धर्म की बात है। और सनातन धर्म जो ऋग्वेद या वैदिक कालीन समय से चला आ रहा है और उन्होंने अपने गणित और कुछ ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की परंपरा को देखने का, जोड़ने का और समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने यह तथ्य स्थापित किया है कि जो भारत के राष्ट्रवाद है, ये जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उसमें जो कुछ सूत्र वाक्य हैं वो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी तो भारत की सभ्यता और संस्कृति उसी समय से जुड़ती है और पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति तो बहुत ही बात की चीज है। बहुत बड़ी मुश्किल से अगर आप देखेंगे 1000, 1200, 1500 इससे ज्यादा का नहीं है। उसके पहले बर्बर जाति के तौर पर थे। तो निश्चित तौर पर हमें इस बात को
अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के रहने वाले लोग हैं जिसकी परंपरा, जिसकी जड़ें तब से चली आ रही है, जब प्रागैतिहासिक काल से भी आप कह सकते हैं, पुराैतिहासिक काल से कह सकते हैं, या वर्तमान जो भी इतिहास की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उससे आप जोड़ सकते हैं। एक मायने में हम सभी इस राष्ट्रवाद के एक अभिन्न अंग हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो तिलक का पूरा राष्ट्रवाद है और भारत का जो राष्ट्रवाद है वो लगभग एक जैसा हो जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद में अम्बेडकर की परंपरा आप देखेंगे, ज्योतिबा फुले के देखेंगे, गांधी के राष्ट्रवाद को देखेंगे, और विवेकानंद बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है और लगभग आप कह सकते हैं समीचीन है। विवेकानंद और तिलक एक साथ ही 1893 में विवेकानंद ने जिस प्रकार से शिकागो में भाषण दिया था, और 1893 में ही तिलक ने भी अपने कुछ राष्ट्रवाद संबंधी काम को आगे बढ़ाया। मराठा और केसरी को लेकर उन्होंने संपादन किया, बहुत तमाम सारी चीजें, तथ्यात्मक बातें हैं, इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तिलक का जो योगदान है वो निश्चित तौर पर अतुलनीय है। और सच पूछिए तो पिछले 100 वर्षों में, क्योंकि 1920 में उनका देहांत हो जाता है, 120 वर्ष है, और भारत इस समय अमृत महोत्सव का जो एक वर्ष है हमने उसको पूरा भी कर लिया है। ऐसे समय में तिलक के जो राष्ट्रवाद है वह सही समय पर आपने चंद्रमोहन जी आपने यह विषय रखा है, और मुझे लगता है कि भारत जिस प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है वह प्रगति के पथ में तिलक के जो राष्ट्रवाद की भूमिका है उसको हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, और स्वामी विवेकानंद को भी हमें याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ हमने जो संवैधानिक तरीके से राष्ट्रवाद की परिकल्पना की है, अम्बेडकर की भूमिका को बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अम्बेडकर एक दृष्टा थे जिन्होंने तिलक को भी समझा, गांधी को भी समझा, और साथ ही साथ भारत की जो विविध प्रकार की भाषा, जाति, धर्म और ये तमाम सारे जो विभिन्नताएं रही हैं उनको समझने के बाद जिस प्रकार से संविधान में अंगीकृत किया था, समर्पित किया था, और राष्ट्रवाद को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर ले चलने का जो प्रयास किया था, यही एक हमारी अर्जित, जो मैंने शुरू में कहा कि हमारी अर्जित राष्ट्रवाद की प्रक्रिया है, आरोपित नहीं है। अम्बेडकर ने उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे रखा, उसको आगे ले जाने का प्रयास किया है। और एक चॉम्स्की एक विद्वान हुए, अभी भी जिंदा है, वो अमेरिका के हैं, उन्होंने चीज लिखी थी कंस्ट्रक्टिव कंसेंट, कि किस प्रकार से कंसेंट का निर्माण किया जाता है। भारत कम से कम मुझे ऐसा लगता है उससे अछूता रहा है। भारत में जो विचार की श्रृंखला रही और जिस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है वह कंस्ट्रक्टिव न होके वह एक स्वाभाविक तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से आगे बढ़ी है। और इसलिए जो पश्चिम जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया है उसमें चॉम्स्की की बात तो सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में चॉम्स्की की बात उतनी सही नहीं होती, क्योंकि वर्तमान में वो जिंदा है, अभी वो मरे नहीं है। तो ये कुछ विद्वान ऐसे हैं। एक जो अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि तिलक ने क्या महत्वपूर्ण है, विवेकानंद यहाँ पर किनारे हो जाते हैं, क्योंकि विवेकानंद पूरी तरीके से आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन तिलक ने